दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों, इसरार की उर्दू के तहत हम पढ़ रहे हैं बीए जेनरिक उर्दू का सिलेबस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का, और आज जो नज़म है हमारे सामने है वो बंजारा नामा। ये नज़म बहुत सी यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है, यूजी और पीजी दोनों लेवल पर, और नज़ीर की एक अहम नज़म है। और जब भी आप कहीं जाते हैं किसी अच्छे टेस्ट के लिए, नेट के लिए, स्लेट के लिए, या फिर आप जाते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, लेक्चरर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आप नज़ीर की चंद जो अहम नज़में हैं उनसे आप वाकिफ़ होने चाहिए। और नज़ीर की टॉप अगर 5-6 नज़मों में रखा जाए तो बंजारा नामा एक नज़म है। और बंजारा आपको मालूम है कि जो एक सामान बेचता है घूम घूम कर लोगों के घरों पर जाकर, उसको नज़ीर कैसे पेश किया है इस नज़म में हमने वो देखना है। इससे पहले कि हम मज़ीद आगे बढ़ें, नज़ीर अकबर आबादी के हवाले से मैं ये बता दूं कि ये 1735 और 40 के दरमियान में पैदा हुए एक अंदाज़ा है। इनकी जो डेट ऑफ बर्थ जिसको हम बोलते हैं वलादत या तारीख़ वलादत या तारीख़ पैदाइश जो है वो बिल्कुल सही जो है मालूम नहीं है, लेकिन एक तखमीना है कि 1735 और 40 के बीच में पैदा हुए और 1830 में इनकी वफ़ात हुई। अब देख लीजिए कि आज से लगभग 200 साल, 190 साल पहले ये पैदा हुए थे। और इनको उर्दू नज़म का बाबा आदम कहा जाता है कि सबसे पहले इन्होंने उर्दू नज़म की बुनियाद रखी। गोया मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब से भी ये बड़े थे उम्र में, और उनसे पहले शायरी की। आप जानते हैं कि गालिब तो 1797 में 1813 में गालिब पैदा हुए, और 1879 में तो गालिब की वफ़ात हुई थी, या 1877 में ऐसे था कुछ। अब देख लीजिए कि नज़ीर अकबर आबादी को जब यहाँ पढ़ते हैं, इनका असल नाम जो है वली मोहम्मद था, और नज़ीर तखल्लुस करते थे, अकबर आबाद में पैदा हुए थे, इसलिए इनको अकबर आबादी कहा गया। इनके यहाँ एक मखसूस रंग मिलता है। इनके यहाँ त्योहारों पर, हिंदुस्तान की त्योहारों पर, उसमें होली हो, ईद हो, दिवाली हो, इस तरह की नज़में मिलती हैं। और ये जब किसी मौजू पे कलम उठाते हैं तो फिर कोई भी उसकी चीज़ बाकी नहीं रहती। 2 नज़में इनकी जो जम्मू यूनिवर्सिटी के बीए सेकंड सेमेस्टर में शामिल है, जिसमें एक आदमी नामा है और दूसरी मुफलसी है, वो 2 अहम नज़में हैं। उनके वीडियोज़ भी यहाँ अवेलेबल हैं असरार उर्दू पर, आप जाकर देख सकते हैं, और उन नज़मों से भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। किसी भी शायर को जब हम पढ़ते हैं तो उसके हवाले से हमें 8-10 नज़में कम से कम उसकी पता होनी चाहिए, ताकि हमें उसका रंग पता लग जाए, हमें उसका असलूब पता हो, हमें उसकी बुनियादी चीज़ें पता हों। तो हम कभी भी किसी इंटरव्यू में जाएंगे तो एट लीस्ट उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो ज़रूरी सवालात हैं, वो हम उनके जवाबात दे पाएंगे, और हमें कॉन्फिडेंस रहेगा, भरोसा रहेगा खुद पर। वरना आप कहीं भी जाते हैं तो अगर कोई पहलू आपका खाली रह जाएगा, कमज़ोर रह जाएगा, तो आपके भरोसे में, आपके एतमाद में वो एक कमी पैदा करेगा। आज जो नज़म है बंजारा नामा, देखते हैं कि इस नज़म को किस तरीके से नज़ीर अकबर आबादी ने पेश किया है। कि बंजारा नज़ीर अकबर आबादी किसको कहते हैं, ये आप देखिएगा। हम रेख्ता.com से पढ़ रहे हैं, तो रेख्ता के हवाले से मैं ये कह दूं कि टेक्स्ट यहाँ पर अवेलेबल है। आप बहुत सी किताबें यहाँ देख सकते हो, आप ज़रूर जाइए रेख्ता पर और वहाँ से इस्तिफ़ादा कीजिए। तो खिरसो हवा को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लोटे है दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गो में पिल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोंठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अब बंजारा से मुराद यहाँ पर यह है कि मौत का फरिश्ता, कि जब इंसान यहाँ से चला जाता है तो जिस तरीके से मौत का फरिश्ता है, तो इंसान यहाँ दुनिया में बहुत से काम कर रखा है, बहुत सी दिलचस्पियाँ हैं, बहुत सी ख्वाहिशात हैं, इंसान उनमें मुलव्वस है, और तरह तरह से वो अपने को इस दुनिया के सवाद में डाल रहा है। लेकिन जब मौत का फरिश्ता आ जाता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता, सबका कुछ यहाँ धरा रहता है। पहले मिसरे में देखिए, टुक टुक हुआ ज़रा सा, हिरस हुआ लालच, इस लालच को छोड़ मियाँ, ज़रा इस लालच को छोड़ मियाँ। नज़ीर कहते हैं
हवा को छोड़ मियाँ मत देश प्रदेश फिरे मारा। देश प्रदेश हो गया बदेश। अब देखो हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बदेश, तो देश प्रदेश के मतलब मुल्कू मुल्कू मत जाके फिर अपने इस लालच के लिए, अपने पैसे इकट्ठे करने के लिए, दौलत और धन इकट्ठा करने के लिए। कज़ाक हुआ फरिश्ता, अजल हुआ मौत। कज़ाक अजल का लोटे है, दिन रात बजा के नकारा। नकारा को आवाज लगाकर कि फरिश्ता जो है मौत का फरिश्ता लूटता है। आप अगर इसको हम लूटना के माने में पढ़ें, यानी लूटना होता है जो चोरी करना, छीन लेना, तो उस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं लोटे। लोटे के वापस आना, कि मौत का फरिश्ता वापस आ रहा है नारा लगाकर, आवाज देकर, दिन रात नारा लगाता है कि मैं कभी भी आकर मौत जो है आपकी कर सकता हूं, आपकी जान ले सकता हूं। और अगर हम ये पढ़ेंगे लूटे, कि वो लूट लेता है मौत का फरिश्ता इंसान की सारी धन दौलत जब इंसान की जिंदगी यहां से लेकर चला जाता है। क्या बदिया भैंसा, ये बदिया भैंसा, भैंसा हो गया भैंसा, बदिया भी बोलते हैं भैंसे को। जानवर है, बैल जानवर है, शुतर हम बोलते हैं ऊंट को, और पिल्ला बोलते हैं छोटे बच्चे को। तो गोया ये सारी चीजें क्या है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त उसके दौर में, नज़ीर अकबर आबादी के दौर में ये चीजें बहुत अहम हुई होंगी कि लोग भैंसा, बदिया, बैल, गाय, ये चीजें इकट्ठा करने के लिए जो है बहुत ज़्यादा उसमें उस वक्त कोशिश करते होंगे, ख्वाहिशमंद हुए होंगे। आज के दौर में अगर नज़ीर होते तो शायद वो ये बात कहते कि ये कोठियाँ, जहाज़, ये चीज़ें और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, तो तब शायद इतना कंसेप्ट नहीं था। तो वो जो चीज़ें थी नज़ीर ने वही गिनवाई हैं। क्या गेहूँ चावल, अब देखो आज के दौर में तो गेहूँ चावल की कोई बात ही नहीं करता। मटर खाने की चीज़ें, मोट, धुआं, अंगारा, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें यहाँ रह जाएंगी, तो आप इनकी परवाह मत करिएगा। अब ये उस वक्त के तकाजे हैं कि वो लोग उस वक्त इन चीज़ों के पीछे ज़्यादा हुए होंगे, क्योंकि उस वक्त अगर किसी के पास ये चीज़ें थी, माल था, किसी के पास मवेशी ज़्यादा थे, तो वही अमीर माना जाता था। गर तू है लिखी बंजारा, गर तू है लखी बंजारा, लखी मतलब लख, और खेब भी तेरी भारी है। खेब वो जो कचड़ी है उसकी, तेरे पास पूंजी है जो वो भारी है, तो लखी बन जा रहा है, मतलब तेरे पास लाखों पैसे हैं, तो तजारत करता है लाखों की, और तेरी जो गठड़ी है, जो तेरे पास जखीरा है, वो भी काफ़ी भारी है। ए गाफल, गाफल को गफलत करने वाले, ए गाफल तुझसे भी चढ़ता एक और बड़ा व्यापारी है। क्या शक्कर मिश्री कंद करी, क्या सांबर मीठा खारी है, क्या दाक मनक्का सौंठ मिर्च, क्या केसर लौंग सपारी है। सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लात चलेगा बंजारा। अब देखिए इसमें भी खाने पीने वाली चीज़ों का, और जो चटखारा लेके खाने वाली चीज़ों का, जो स्वाद वाली चीज़ें हैं, उनका जिक्र किया है कि बंजारे तेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन तेरे से भी एक बड़ा व्यापारी है। तू गाफिल है, तू जानता है कि तुझसे भी चढ़कर एक व्यापारी है। ये जो शक्कर है, शक्कर होता है जो मीठी खंड हम कह सकते हैं, शुगर कह सकते हैं। मिश्री, मिश्री भी एक शुगर की शक्ल में होती है जो बहुत मीठी होती है, लोग घी में डाल के खाते हैं। कंदगरी, ये भी एक खाने की चीज़ है। सांबर वगैरह ये जो है ये भी खाने की एशिया है। दाख, दाख आप समझते हैं कि खट्टा सा एक फ्रूट होता है। मुनक्का जो मुंह में चबाते हैं और कहते हैं कि बड़ा अच्छा होता है। मुझे लगता है कि ये साबकी वगैरह के लिए कहा जाता है। सौंठ, मिर्च, केसर, केसर भी आप जानते हैं कि हमारे कश्मीर में बहुत मशहूर है। मिर्च, सौंठ, लौंग, लौंग भी हम चाय में डाल के खाने में डालते हैं। सपारी जो है वो मुंह को काफ़ी फ्रेश कर देती है। तो गोया ये चीज़ें उस वक्त वाक़या ही जिन लोगों के पास हुई होंगी तो वो लोग बड़े लोग माने गए होंगे। तो आज के दौर में तो ये चीज़ हर इंसान को अभी तक मैसर है, लेकिन कुछ ही लोग चटखारा ले पाते हैं। बाकी तो लोग परेशानी में ज़्यादा हैं, तो उनको सिर्फ खाने की सुध-बुध भी नहीं होती है। लेकिन शायद कहता है कि इस चक्कर में मत पड़ भाई, सब ठाठ ये सारा का सारा यहीं रह जाएगा जब बंजारा इन सब चीज़ों को, अब तेरी जान को लेकर चला जाएगा। अगला बंद चलते हैं। तू बदिया लादे भैल भरे जो पूर्व पश्चिम जावेगा, या सूद बढ़ा के लावेगा, या टोटा घाटा पावेगा। कज़ाक अजल का रस्ते में जब भाला मार घरावेगा, धन दौलत नाती पोता क्या एक कुंबा काम ना आवेगा।
सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। बदिया वही बैल के लिए कहा गया, तो बदिया लादे बैल भरे पूरे पश्चिम, मतलब हिंदी के लफ्ज़ हमारे जनूब शमाल, कि मैं तो जाके एक तजारत करेगा। अब उस वक्त लोग ऐसे बैलों के ऊपर उन्होंने तजारत की होगी, सामान लाद के बेचा होगा, उससे फ़ायदा, उस वक्त की एक रवायत थी कि ये फ़ायदा लेने के लिए लोग बैल गाड़ियों के ऊपर जाते थे, सामान लेकर बेच कर पैसा इकट्ठा करते थे। लेकिन अब तो लोग गाड़ियाँ और अब तो ट्रांसपोर्ट है, ये सिलसिला है। लेकिन अब उस वक्त का एक बेहतरीन नक्शा खींचा है नज़ीर अकबादी ने, या सूद बढ़ा कर लावेगा। कहता है या तो तू सूद, उसमें नफ़ा लेकर आएगा, पैसे बढ़ा के लाएगा, या कोई घाटा खा के आ जाएगा, या कोई कमी आ जाएगी। और होगा क्या, कज़ाक अजल का रास्ते में, जब अजल का फरिश्ता, मौत का फरिश्ता रास्ते में तुझे भाला मार कर, भाला तो जैसे बर्छी, भाला औजार हैं जंग में लड़ाने के, तुझे मार के गिरा देगा, यानी तेरी रूह कब्ज कर लेगा। धन दौलत नाती पोता के, उस वक्त ना तेरी धन काम आएगी, ना दौलत काम आएगी, ना नाती पोता यानी ये रिश्ते काम आएंगे, ना कोई कुंबा काम आएगा, ना तेरी फैमिली काम आएगी, ना तेरा कुछ रिश्तेदार काम आएगा। सारे का सारा सब ठाठ यहीं रह जाएगा बंजारा जब तेरी जान लेकर यहाँ से चला जाएगा। हर मंजिल में अब साथ तेरे ये जितना डेरा डांडा है, जरदाम दिरम का भांडा है, बंदूक सिपर और खांडा है। जब नायक तन का निकलेगा जो मुल्कों मुल्कों हांडा है। हांडा है मतलब घिसा हुआ है, कुछ चीज़ हम बोलते हैं ना ठेठ ज़बान है कि भाई ये चीज़ बड़ी हंडती है, यानी कि बहुत ज़्यादा देर तक मैंने इसको इस्तेमाल की है। जब नायक तन का निकलेगा जो मुल्कों मुल्कों हांडा है, फिर हांडा है ना बांडा है ना हलवा है ना मांडा है, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हर मंजिल में अब साथ तेरे ये जितना डेरा डांड, तो हर मंजिल पे जाती है तेरे सारी ये डेरा डांडा सामान, ये चीज़ें जो तू लेके जाता है। जर दाम, ये जर जेवर दिरम जो एक करेंसी का नाम है। बांडा, तेरे पास बंदूक होती है अपने आप को महफूज रखने के। सिपर होती है जो तलवार को आगे से रोकने के लिए काम आती है। खांडा भी एक हथियार का नाम है। ये सारा जो है ये किसी काम का नहीं है। जब नायक, जब तेरी जान निकल जाएगी जिस्म से, तन से तेरी जान निकल जाएगी, रूह तेरी परवान कर जाएगी, जो ये जो मुल्कों मुल्कों घूमी है, मुल्कों मुल्कों जिसने तजारत की है, खांडा है जो मुल्कों मुल्कों, और फिर इसमें कुछ भी नहीं, ना हलवा बचेगा, ना तेरे लिए कोई खाने की चीज़ बचेगी, ना तेरे लिए कोई भांडा बचेगा, ना कोई बर्तन बचेगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाने वाला, कुछ भी तेरा नहीं रहेगा। जब ठाठ पड़ा रह जाएगा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। जब बंजारा ये सब को लाद के चला जाएगा, ये सारे का सारा यहीं रह जाएगा। चलते हैं अगले बांध पर। जब चलते चलते रास्ते में ये घूम तेरी रह जाएगी, एक बदिया तेरी मट्टी पर फिर घास न चरने आवेगी। ये खेप जो तूने लादी है सब हिस्सों में बट जावेगी। दही पूत जमाई बेटा क्या बंजारन पास ना आवेगी, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। अब देखिए कि किस तरीके से रिश्तों को यहाँ पर बयान किया है कि रिश्ते भी साथ उस वक्त नहीं देते हैं। कि जब गोन होता है, लंबा किस्म का एक कोट होता है, बड़े बड़े लोग घर में पहनते हैं और बड़ा रवायती था। तो अब तो शायद लोगों के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है, लेकिन अभी तक लोग पहनते थे, खासकर अमीर कबीर लोग जिनके पास पैसे थे तो रिलैक्स हैं, तो लंबा सा गून पहना हुआ है। जब चलते चलते रास्ते में ये गून तेरी रह जाएगी। अब नज़ीर ये चीज़ की जानकारी दे रहे हैं कि ये जो गून है इसका ये कोई वक्त नहीं है, ये चलते चलते किसी रास्ते में भी तेरी उतारी जा सकती है। एक बदिया तेरी, कि कोई भैंस भी, बदिया कोई बैल भैंस कोई जानवर भी तेरी कब्र पर घास चराने तक भी नहीं आएगा। जब इंसान कब्र में चला जाता है, कब्र पर घास सूख गई, तो कोई आए ना आए, ना उसको किसी की परवाह है और ना किसी के बाद वाले को उसकी ये परवाह रहती है कि ऐसा हो। ये खेप जो तूने ला दी, ये खेप जो तूने गठड़ी लाद के रखी हुई है, ये भारी गठड़ी है तेरी, ये हिस्सों में बट जाएगी। ये तो हिस्सों में बटेगा कि तेरे 4-5 बेटे हैं तो उसको तकसीम करेंगे कि भाई इसमें मेरा हिस्सा, इसमें मेरा हिस्सा, दूसरा कहेगा मेरा हिस्सा, तो गोया तेरा तो कुछ भी नहीं रहेगा, ये तो आने वाले लोगों ने इसको हिस्से करने हैं। देई पूत जमाई, जितने भी रिश्ते हैं, पूत हुआ बेटा, जमाई हुआ जमाई जिसको दामाद हम कहते हैं,
بیٹا کیا مطلب یہ جتنے رشتے دار ہیں یہ کیا تیرے پاس تو بھنجارن بھی نہ آوے گی جو کہ سب کے گھر پہ جاتی ہے سامان لے کے جاتی ہے سب کو ملتی ہے تیرے پاس وہ بھی نہیں آوے کیونکہ تو تیری روح ہی نہیں ہوگی تو حیات ہی نہیں ہوگا تو زندہ ہی نہیں ہوگا تیرے پاس کوئی آنے والا نہیں ہے یہ سارے کا سارا یہاں رہ جائے گا جب بنجارا یہاں سے لاد کر اس کو چلا جائے گا تیری روح کو لے کر چلا جائے گا. اگلا بان چلتے ہیں جی. یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن اپنی اب کوئی گھڑی پل ساتھ میں یہ کھیپ بدن کی ہے کفنی کفنی مطلب کفن کیا تھال کٹوری چاندی کی کیا پیتل کی ڈبیا ڈکنی کیا برتن سونے چاندی کے کیا مٹی کی ہنڈیا چینی سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اب دیکھیے کہ انسان میں یہ رہتا ہے کہ یہ چیز بھی میری ہے یہ برتن گھر میں لا کے رکھے ہیں یہ سامان گھر میں لا کے رکھا ہے اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے سماج میں ابھی بھی ہے کہ اگر ہم نے کوئی کمبل لیا اچھا سا اور ہم اس کو سنبھال کے رکھ دیتے ہیں اور کئی سال تک وہ ہمارے ہاں پڑا رہتا ہے اور بعض اوقات جب لوگ کبھی کسی ضرورت کے مطابق اس کو نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کو کسی نے کاٹ دیا ہوتا ہے یا اس کو جو ہے ہم اپنی بھاشا میں اگر کہیں گے ٹک لگ چکے ہوتے ہیں اس کو سوراخیں ہو چکی ہوتی ہیں کہ لیکن ہم نے وہ سنبھال کے رکھا تھا کہ کام آئے گا اور اس کمل کے ہوتے ہوتے کئی جانیں گھر کی کھپ جاتی ہیں اور اسی طریقے سے ہم جو کچھ سامان لاتے ہیں برتن لاتے ہیں تو گھر میں سنبھال کے رکھ دیتے ہیں لیکن ان چیزوں کی تو عمریں ہیں انسان کی عمر کچھ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ کھیپ بھرے جو جاتا ہے یہ کھیپ میاں مت گن یہ جو تو کھیپ بھر رہا ہے یہ جو سامان تو بھر رہا ہے اس کو اپنا مت گن یہ تیرا نہیں ہو سکتا. اب کوئی گھڑی پل ساتھ میں یہ کھیپ بدن کی ہے کفنی کہ یہ جو کھیپ ہے یہ تیری جو دھن دولت پہنچی ہے یہ تیرے بدن کا کفن بننے والی ہے کچھ دیر میں. اور کیا تھال ہوتا بڑا تھال اب اس کو زیادہ مشہور ہوا ہوگا ابھی بھی ہمارے بہت سے علاقوں میں تھال بڑے بڑے ترامے کے تھال بڑے مشہور ہیں. کٹوری بھی ایک جو ہے کھانے کا برتن ہے چاندی کی کیا پتل یا ڈبیا ڈکنی یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ برتن سونے چاندی کے یہ مٹی کی ہنڈیا چینی کے بھی برتن ہوتے ہیں چین کے برتن بولتے ہیں اس میں خاص جو ہمارے کپ ہوتے ہیں چائے پینے والے تو یہ جو چیزیں ہیں بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے ان سب کو ادھر رہ جانا ہے جب بنجارا جو ہے یہاں سے چلا جائے گا تیری روح قبض کر کے تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہاں رہ جائے گی. یہ دوم دڑکا ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے جنگل ایک تنکا ساتھ نہ جاوے گا موقوف ہوا جب ان اور جل گر بار اٹاری چوپاری کیا خاصا نین سکھ اور مل چلون پردے فس نئے کیا لال پلنگ اور رنگ محل سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اب شاعر کہتا ہے کہ بھئی یہ دھوم دھڑکا یہ ڈھول دھماکے شہنائیاں بجا کر کیوں جنگل پھرتا ہے. اب دیکھو اس دنیا کو جنگل کہا ہے کہ بھئی یہ تو ویران جگہ ہے اس کو تو ویران ہونا ہے یا وہ جگہ جس کو ویران ہونا ہے تو وہ کیا ہے. ایک تن کا ساتھ نہ جاوے گا موقوف ہوا جب تیرے پر موت آ جائے گی تیرے ساتھ ان میں سے ایک تنکا بھی جانے والا نہیں ہے. گار بار اٹاری چوپاری کیا خاصا نین سکھ اور مل یہ کپڑے میل اٹاری چوپاری یہ جتنے قیمتی کپڑے یہ تیرے ساتھ جانے والے نہیں ہیں. یہ پردے فرش یہ پلنگ یہ رنگین محل یہ محلات یہ خوبصورت بستر یہ رنگ برنگے فرش یہ تیرے ساتھ جانے والے نہیں ہیں یہ یہیں رہ جانے والے ہیں. اور یہ بات ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آج کے دور میں ہم بڑے بڑے محلات بناتے ہیں اور جب ہم محلات بناتے ہیں تو اتنا پیسہ پونجی سب لگا دیتے ہیں چاہے کسی طریقے سے بھی اکٹھے کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کی عمریں بہت طویل ہیں اور انسان کی عمر اتنی طویل نہیں ہے. کچھ کام نہ آوے سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اگلی بات کچھ کام نہ آوے گا تیرے یہ لال و زمرد سیم و زر جب پونجی بھاٹ میں بکھرے گی ہر آن بنے گی جان اوپر نوبت نکارے بان نشان دولت خشمت فوجیں لشکر کیا مسن تکیا ملک مکان کیا چوکی کرسی تخت چھتر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. اب دیکھیے اس میں کچھ زر زیورات لال
मतलब ये भी जेवरात में से है। ज़मरुद एक नीले रंग का पत्थर होता है, सीम चांदी के रंग का, ज़र जेवरात, ये चीज़ें कुछ काम आने वाली नहीं है। जब पूंजी बाट में बिगड़ेगी, तेरी पूंजी जो है तो उन्हें इकट्ठी की है, ये बिखर जाएगी एक आन में, जब तेरी जान पर कुछ आ जाएगी। अब फर्ज कर लें किसी शख्स के पास बहुत दौलत है, धन है, सब कुछ है, लेकिन जब उसकी जान बीत जाती है, जब उस पर मौत आ जाती है, और आपने लॉकडाउन में देखा कि बड़े बड़े अमीर कबीर लोग 2 या 4 दिन बीमार हुए और चल बसे, और ये दुनिया उनके किसी काम की नहीं रही, उनकी एक अगली दुनिया है और उसमें वही काम आएगा जो आपने अपने कर्म किए हैं, जो नेक काम किए हैं। अब नौबत नकारे बान निशान दौलत हशमत फौजें लश्कर, ये नौबत, ये आपका वकार, ये आपके नहराबाजी, ये आपका वलवला, ये शान, ये शौकत, ये दौलत, ये फौजें, लश्कर भी फौज को बोलते हैं, ये पावर जो हम कह सकते हैं, ताकत कह सकते हैं, क्या मसन तकिया, ये तेरी जो बड़ा ऊंचा ओहदा है, ये चौकी, ये कुर्सी, ये तेरे ओहदे, ये तख्त, ये सब कुछ काम आने वाले नहीं हैं। ये कुछ पावर काम आने वाले नहीं हैं, ये बड़ी बड़ी पोस्टें काम आने वाली नहीं हैं, बड़े बड़े ओहदे काम आने वाले नहीं हैं। जब अजल का फरिश्ता पहुंचेगा, यहाँ से तुझे लेके चला जाएगा, ये सब का सब यहाँ रह जाएगा, और इसकी एक अलग दुनिया होगी, और लोग आ जाएंगे इसको संभालने वाले। क्यों जी पर बोझ उठाता है इन घूनों भारी भारी के, गून मैंने आपको कहा ऊपर भी हमने पढ़ा, गून जो लंबा कोट हम पहनते हैं, तो यहाँ गूनों यानी काफी, कि इनके अपनी जिंदगी पर क्यों इनके बोझ उठाता है, ये भारी जो गूनों के बोझ क्यों उठाता है, किसी तरीके से इकट्ठे करके पैसे ये गून खरीदता है और यहाँ लगाता है। जब मौत का डेरा आन पड़ा फिर दूने हैं व्यापारी के, दूने मतलब दुगने, डबल, अगर मौत का डेरा आ गया तो फिर व्यापारी को दूने देने पड़ेंगे, क्योंकि तो इसके पैसे चुका नहीं सकेगा, और फिर व्यापारी उस वक्त शायद सूद भी लेते होंगे, आज भी तो व्यापारी जो है फायदा लेते हैं। क्या साज जड़ाओ जर जेवर, क्या गोटे थान कनारी के, थान कनारी मतलब ये भी कपड़े हैं, गोटे जो चमकीला किस्म का एक कपड़ा होता है, हम कह सकते हैं धागा होता है जो उसको चमकने के लिए लगाते हैं, कि ये कुछ भी नहीं है। क्या घोड़े जीन सनहरी के, घोड़े के ऊपर जो जीन रखी होती है वो बड़े रंगीन तरीके से बनाया करते थे, उस वक्त घोड़े का खासकर दौर था, अभी भी कुछ चल रहा है लेकिन अब खत्म हो रहा है। चंद साल पहले तक लोग घोड़ों में अपने घरों में घोड़े रखते थे और उनके ऊपर जो जीन लगाई जाती थी उसको बड़ा खूबसूरत बना के रखते थे। क्या हाथी लाल अमारी के, और हाथी के ऊपर जो कपड़ा डाला जाता था तो उसको अमारी बोलते हैं, वो भी बड़े खूबसूरत तरीके से और बड़े शौक से बनाया जाता था। और उस वक्त नज़ीर के दौर में तो बाज़ाहिर सी बात है कि ये हाथी और घोड़े जिसके पास थे तो वो तो बहुत बड़ा इंसान था, बहुत अमीर इंसान था। और आज के दौर में तो लोगों के पास, अब लोग जहाज़ का सोचते हैं और लोगों के पास पर्सनल और ज़ाती जहाज़ भी हैं, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। कहते हैं ये घोड़े छोड़े सब यहाँ रह जाएंगे। जब लाभ चलेगा बंजारा, जब बंजारा यहाँ से लेकर चला जाएगा। मफरूर ना हो तलवारों पर, मत भूल भरोसे ढालूं के, सब पटा तोड़ के भागेंगे, सब पट्टा तोड़ के भागेंगे, मुंह देख अचल के भालू के। क्या डब्बे मोती हीरों के, क्या ढेर खजाने मालूं के, क्या बुगचे ताश मुशज्जर के, क्या तख्ते शाल दो शालों के, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाग चलेगा भंजारा। मफरूर ना हो तलवारों पर, यानी कि इतना फख्र तलवारों पर मत कर, इतना मगरूर तलवारों पर मत हो, मत भूल भरोसे ढालों के, कि ढालों के भी कुछ भरोसे हैं। ढाल होती है जो तलवार को रोकने के लिए है। तेरे पास पावर है, ताकत है, तो इस पे मगरूर हो रहा है, लेकिन तुझे ये भी पता है कि ढालें भी कुछ चीज होती हैं। सब पट्टा तोड़ के भागेंगे, जब ये तेरे पास तलवारें हैं या तेरे पास लश्कर हैं, फौजें हैं, ये सारे भाग जाएंगे जब इनको मौत का फरिश्ता नजर आएगा कि उनकी जान लेने के लिए आ गया है। आदमी की तो इतनी औकात है, वो जितना मर्जी ताकत रख ले, मौत के फरिश्ते ने एक दिन उसकी रुकबस करनी। क्या डब्बे मोती हीरों के, क्या ढेर खजाने मालूम के, ये जो तूने मोती हीरे खजाने जमा किए हैं ये क्या हैं? ये कुछ भी नहीं है। ये बुगचे ताश मुशज्जर के, ये फलों के दरख्त के शालों के, ये कुछ भी नहीं है। ये सारे के सारे यहीं रह जाने हैं या मौत का फरिश्ता आएगा और तुझे यहां से लेकर चला जाएगा। क्या सख्त मकाम बनवाता है, हम तेरे तन का है पोला, तो ऊंचे कोट उठाता है वहां घोर घड़े ने मुंह खोला। घोर घड़ा मतलब गोरवा कबर, गोरवी कबर
اس نے منہ کھولا ہوا ہے. کیا رینی خندق رند بڑے، کیا برج کنگورا انمولا، گڑھ کوٹ رہیلا توپ قلعہ، کیا شیشہ دارو اور گولا، سب پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بن جائے. سخت مکان بنواتا ہے، یعنی پکے مکان بنواتا ہے. اب آج سے 200 سال پہلے بھی اس وقت سرخی میں مکان بنائے جاتے تھے. اگر نظیر آج کے دور میں یہ مکان دیکھ جاتے، یہ محلات، 50 منزل کے محلات، یہ 20 منزل کے محلات، تو شاید کچھ اور کہتے. خم تیرے تن کا ہے پولا، کہ تیرے تن جو ہے وہ تو بالکل خم ہے، اب تو جھک چکا ہے، تیری عمر اب یہاں رہنے کی نہیں ہے. تو اونچے کوٹ اٹھاتا ہے، تو بڑے بڑے اونچے محل بنا رہا ہے، بڑے بڑے اونچے کوٹ بنا رہا ہے، لیکن تیرے لیے تو قبر نے منہ کھلا ہوا ہے. یہ خندق، رینی، یہ رند، یہ برج، یہ کھنگورا، یہ سب انمولا، یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ قلعہ، یہ توپ، یہ مضبوطیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو ختم ہو جانا ہے. یہ گولا جو تیرے پاس طاقت ہے، دارو ہے، یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جب بھی فرشتہ آ جائے گا موت کا، یہ سارے کا سارا یہاں رہنے والا ہے، یہ تیرے ساتھ جانے والا نہیں ہے. ہر آن نفع اور ٹوٹے میں کیوں مرتا پھرتا ہے بن بن. ہر آن نفع یعنی ہر وقت فائدے میں، تو ہر وقت اسی چکر میں کیوں رہتا ہے؟ دوستو اب دیکھیے کہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے نفع کے لیے سوچتا ہے، ہر سائت اپنے نفع کے لیے سوچتا ہے، ہر گھڑی اپنے نفع کے لیے سوچتا ہے. تو غافل دل میں سوچ ذرا، ساتھ لگا تیرے دشمن. اے غافل ذرا دل میں یہ سوچ، تیرے ساتھ ایک دشمن لگا ہوا ہے. کیا لونڈی باندی دائی دوا، کیا بندہ چیلا نیک چلن، کیا مندر مسجد تال کنواں، کیا کھیتی باڑی پھول چمن، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. کہ اے غافل یہ لونڈی یعنی نوکرانی، باندی جو دائی خدمت کرنے والے، تیرا چیلا، تیرا نوکر، تیرا غلام، تیرے مندر، تیرے مسجد، تیرے کنویں، تیری کھیتیاں. انسان بناتا ہے نا مندر مسجد کے جھگڑے، کبھی مندر پہ جھگڑا ہو رہا ہے، مندر بنانے کے لیے لوگ جذبہ دکھا رہے ہیں، کبھی لوگ مسجد بنانے کے لیے جذبہ دکھا رہے ہیں، حق اور ناحق کو بول رہے ہیں، اپنا نام بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. یہ سب چیزیں یہاں رہنے والی ہیں بھائی، یہ چیزیں یہ ساتھ جانے والی نہیں ہیں. یہ سارے کا سارا ٹھاٹ، سارے کا سارا بوجھ، سارے کا سارا سامان یہاں رہنے والا ہے. بس صرف موت کے فرشتے کا انتظار ہے، جب وہ آئے گا کچھ بھی یہاں نہیں بچے گا. جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بھیل بدن کا ہانکے گا، کوئی ناز سمیٹے گا تیرا، کوئی گھون سیے اور ٹانکے گا. ہو ڈھیر اکیلا جنگل میں تو خاک لحد کی پھانکے گا. اس جنگل میں پھر آہ نذیر ایک دن کا آن نہ جھانکے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. اب دیکھیے آخر میں نذیر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے، اور نظم کو یہاں وہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ جب مرگ پھرا کر چابک کو یہ بھیل بدن، یہ بدن کا بھیل جو ہے، جب یہ موت کی چابک پر یہاں سے نکل جائے گا، جب اس کو موت آ جائے گی، بدن کو بھیل کہا ہے، چابک اس کو جب لگے گی تو اس کو موت آ جائے گی. کوئی ناز سمیٹے گا، کوئی تیرا اناج جو تو نے اکٹھا کیا ہوا ہے وہ سمیٹے گا. اس کو لوگ اپنا اپنا نام دیں گے، اس پہ لوگ اپنی اپنی ملکیت دائر کریں گے. کوئی گون سیے اور ٹانکے گا، کوئی تیرے گون اٹھائے گا، اس کو سیے گا، اس کو ٹھیک کر کے اپنے لیے لگائے گا، اور کوئی اپنے حساب سے اس کو ٹانگے گا. اب تیرا اس پہ اختیار نہیں ہوگا. ہو ڈیر اکیلا جنگل میں تو خاک لحد کی پھانکے گا. لحد ہوا قبر، کہ تو جنگل میں ڈھیر ہو جائے گا اکیلا، تجھے قبر میں رکھ دیا جائے گا، اور تو اکیلا قبر کی خاک کو دیکھے گا. وہاں نہ تیرے یہ سامان، نہ تیری پونجی، نہ تیرے کپڑے، نہ تیرے گون، نہ تیرے زن، زیور، زیورات، اولاد، رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گی. وہاں کام اگر آئے گا تو تیرے عمل کام آئیں گے. اس جنگل میں پھر آہ نذیر ایک دن کا آن نہ جھانکے گا. کیا افسوس بھرا شعر ہے کہ پھر اس قبرستان کے جنگل میں ہم نے اپنے آپ و اجداد، ہم نے اپنے جو اجداد کو جو دفنایا، آب و اجداد کو جو دفنایا، ہم کتنے ان کے ہاں جاتے ہیں، اس جنگل میں ہم کتنے جاتے ہیں، وہاں دن کا بھی نہیں جھانکے گا، کوئی وہاں نہیں جائے گا. سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا. یہ سارے کا سارا یہاں رہ جائے گا جب بنجارا یہ لے کر چلا جائے گا. یہ تھی بنجارا نامہ نظم.
نذیر اکبر آبادی کی آپ نے دیکھا کہ نذیر نے پوری زندگی انسان کی پوری حرص و ہوس کو، انسان کی لالچ، نفع اور نقصان کو، انسان کا جو پیسہ اکٹھا کرنا، انسان کی جو زندگی بھر وہاں لگا دینی جہاں اس کو نہیں لگانا چاہیے، اس کو یہاں بیان کیا ہے، اور بنجارے کو ایک بہترین طریقے سے استعمال کر کے ہمیں بہت پرمعنی اعلیٰ قسم کی اور زندہ جاوید نظم دی ہے۔ اسی لیے 200 سال کے بعد بھی یہ نظم پڑھی جا رہی ہے۔ نذیر اسی لیے جاویداں ہے، نذیر آج بھی زندہ ہے کہ ان کو آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ اردو ادب پر نذیر اکبر آبادی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس کے بعد بہت سے شعراء کے لیے انہوں نے راہیں بنائیں، اور اردو نظم جو ہے وہ اپنے ارتقاء کے منازل طے کرتی ہوئی آج یہاں تک پہنچی ہے، اور مزید جب بھی اردو نظم آگے بڑھے گی، نذیر کو اردو ادب کا ہر طالب علم یاد کرتا رہے گا۔ دوستو اب آخر میں 4-5 سوالات حسب دستور، آپ بتائیں کہ اس نظم میں کون کون سے جانوروں کے نام نذیر نے گنوائے ہیں؟ سوال نمبر 1، کون کون سے جانوروں کے نام نذیر نے گنوائے ہیں؟ سوال نمبر 2، کون کون سے کپڑوں کا اور یہاں پر ذکر کیا ہے؟ اور سوال نمبر 3، کون کون سے کھانے کی چیزوں کا ذکر کیا ہے؟ کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں اس میں سے کس کس چیز کا ذکر نذیر نے یہاں پر کیا ہے؟ اور سوال نمبر 4، اس نظم کے کل کتنے بند ہیں؟ ان 4 سوالات کے جوابات آپ میرے یوٹیوب میں ایڈ کمنٹ میں آپ آ کر کریے گا، اور اگر آپ کو مزید اس میں سے کچھ دقت آئے تو آپ وہ بھی لکھیے گا، دوستوں میں شیئر کریے گا۔ جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو اچھا لگے تو دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔